छात्रों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। हम 1857 की क्रांति के कारणों और उसकी घटनाक्रम का वर्णन करेंगे। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या रहे, 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों शुरू करते हैं। 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ जो आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। 1757 प्लासी के युद्ध से 1857 की क्रांति तक अंग्रेज़ों ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। इस बीच अंग्रेज़ों ने छल कपट के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। एक लंबे समय से भारतीयों ने अंग्रेज़ों के शोषण व अत्याचार को सहन किया था। इस शांत वातावरण में एक भयानक ज्वालामुखी धधक रहा था, जो डलहौजी के जाने के 1 वर्ष बाद ही फूट पड़ा, जिसे इतिहास में 1857 की क्रांति कहा गया। 1857 का विद्रोह किसी एक कारण से न होकर अनेक कारणों का परिणाम था। अब हम जानेंगे 1857 की क्रांति के कारण। सबसे पहले हम देखेंगे 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारणों में पहला था डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी के नीति के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाकर पंजाब, अवध आदि कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। इससे देशी राजाओं में और प्रजा में असंतोष का वातावरण हो गया था। दूसरा कारण, राजनीतिक कारण था डलहौजी की गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति के अंतर्गत गोद निषेध नीति में यह था कि पहले जिन राजाओं के संतान नहीं होती थी वो किसी को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते थे। डलहौजी ने एक नई नीति बना दी। उसके अंतर्गत जिन राजाओं के संतान नहीं थी वे अब किसी को गोद नहीं ले सकते थे और ऐसी स्थिति में उन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। ये राज्य थे 1848 में सतारा, 1849 में संबलपुर व जैतपुर, 1850 वागत, 1852 उदयपुर, 1853 नागपुर, 1854 झांसी, 1855 तंजौर, अर्काट आदि राज्यों को गोद निषेध नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तीसरा राजनीतिक कारण था कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़पने की नीति। अवध का विलय ऑट्रम रिपोर्ट के माध्यम से कुशासन का आरोप लगाकर नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटाकर 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। चौथा कारण, नरेशों व राजवंशों की पेंशन व उपाधियां जब्त करना। कानपुर के नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र की पेंशन बंद कर दी। मुगल बादशाह को नजराना देना बंद कर दिया। सिक्कों पर से उनका नाम हटा दिया गया। कर्नाटक के नवाब की उपाधि छीन ली गई। पांचवा कारण, मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार। बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया गया तथा बादशाह के 8 पुत्रों में से सबसे निकम्मे पुत्र मिर्जा कोयास को युवराज घोषित कर उससे अपमानजनक संधि कर ली गई। छठा कारण, अंग्रेजों के विरुद्ध अफगानों का संघर्ष व रूस द्वारा आक्रमण का भय। सातवां, ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रशासनिक कारण। प्रशासन में भेदभाव नीति अपनाना, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित कर देना, न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को भारतीयों से श्रेष्ठ समझना, अलग अलग भू राजस्व प्रणालियाँ लागू करना जैसे स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करना। छठा कारण था जाति व रंग भेद नीति को समाप्त न करना। 1813 के चार्टर एक्ट में इसे समाप्त करने की बात कही गई लेकिन अब तक लागू नहीं किए गए।
क्रांति के सामाजिक कारण इस प्रकार थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास करना, पाश्चात्य शिक्षा तथा व्यक्तिवाद से भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचना, भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का अपमानजनक व्यवहार, ईसाईयत का प्रसार करना, अंग्रेजों द्वारा यूरोपीय चिकित्सा व विज्ञान को प्रोत्साहन देना, भारतीय संस्कृति को खतरा तथा सभ्यता को खतरा उत्पन्न करना। 1857 क्रांति के धार्मिक कारण इस प्रकार थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता देना, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, भारतीय सैनिकों को ईसाईयत की शिक्षा देना। इसके लिए सेना में पादरी, लेफ्टिनेंट, मिशनरी, कर्नल नियुक्त किए गए। सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रूप से बाइबल की शिक्षा दी गई। बेरोजगारों, कैदियों, अकाल पीड़ितों आदि को प्रलोभन व बलपूर्वक ईसाई बनाने की नीति, धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित न करने की नीति, जेल में भारतीयों के जलपात्र ले जाने पर रोक। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। इनमें है बढ़ती बेरोजगारी, बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करना, भारतीय कुटीर उद्योगों का नाश, मुक्त व्यापार नीति अपनाना, भू राजस्व व्यवस्था में ब्रिटिश हितों का विशेष ध्यान रखना, ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में निजी व्यापार करने की अनुमति देना। सैनिक कारण पर अब प्रकाश डालते हैं। वेतन और पदोन्नति में भारतीयों के साथ भेदभाव, भारतीयों को प्रति सैनिक कम भत्ता देना, सेना में उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखना, सेना में पाश्चात्य नियमों को लागू करना, सैनिकों को विदेश भेजे जाने के लिए कठोर नियम बनाना। अब हम आते हैं 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारणों पर। 1857 तक विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अन्य कारणों से भारतीय जनता, शासक व सैनिकों में विद्रोह की भावना प्रबल हो चुकी थी। इसी बीच लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया गया। इस राइफल में एक विशेष प्रकार का कारतूस प्रयोग में लाया जाता था। इस कारतूस को चिकना करने हेतु गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। कारतूस को राइफल में डालने से पहले उसकी टोपी को दांत से काटना पड़ता था। यह कारतूस हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। दमदम वेस्ट बंगाल के शस्त्रागार से इस बात की सूचना बैरकपुर छावनी के भारतीय सैनिकों को मिली। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह हुआ। मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की हत्या कर दी। यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। बाद में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस कारण से भी जनता भड़क गई। अब हम देखते हैं मुख्य रूप से किन किन केंद्रों पर किन किन नेताओं ने क्रांति का नेतृत्व किया। दिल्ली में नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने। कानपुर में विद्रोहियों का नेता था नाना साहब धोंदोपंत। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल व उसका बेटा बिरजिश कद्र। झांसी में 1857 की क्रांति की नेता थी रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में तांत्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग। जगदीशपुर बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे कुंवर सिंह व अमर सिंह। रुहेलखंड बरेली में क्रांतिकारियों का नेता खान बहादुर था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और इलाहाबाद में क्रांतिकारियों का नेता था लियाकत अली। 27 फरवरी 1857 में बहरामपुर सैनिक छावनी में विद्रोह की घटना हुई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 10 मई 1857 मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। 11 मई को मेरठ के विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया।
मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट और अपना नेता घोषित कर दिया। 28 मई 1857 को राजस्थान के नसीराबाद में सैनिक विद्रोह हुआ। क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी, लेकिन पहले ही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। इस कारण से क्रांति में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रभाव देखा गया। राजस्थान में नसीराबाद, नीमच, एरिनपुआ, आहुआ में क्रांति की घटनाएं हुए। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व खुशहाल सिंह ने किया था। अब हम देखते हैं क्रांति के का दमन या विद्रोह का दमन। 1857 के विद्रोह के विरुद्ध दमन चक्र सर्वप्रथम दिल्ली से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी सेना ने 20 सितंबर 1857 तक दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह, बेगम जीनत महल व उसके पुत्र को बंदी बनाकर रंगून बर्मा भेज दिया गया। दिसंबर 1857 तक अंग्रेज़ों ने कानपुर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन ग्वालियर में तांतिया टोपे ने संघर्ष जारी रखा। 1859 तक तांतिया टोपे अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, लेकिन अंततः एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए। 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। अंग्रेज़ों ने क्रांति के दमन चक्र में कत्लेआम करवाया। बाजार तथा खड़े वृक्षों पर हजारों व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। जहाँ जहाँ से अंग्रेजी सेना गुजरती वहाँ लाशों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। टाइम्स नामक समाचार पत्र के संवाददाता का यह कथन अंग्रेज़ों के रक्तपात को स्पष्ट करता है। शाहजहाँ के शहर में नादिर शाह के कत्लेआम के बाद ऐसा दृश्य नहीं देखा गया था। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, अब हम इस टॉपिक पर नज़र डालते हैं। 1857 का विप्लव लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला, लेकिन दक्षिणी भारत का अधिकांश हिस्सा इससे अछूता रहा। केवल सतारा और कोल्हापुर में विद्रोह का कुछ प्रभाव देखने को मिला। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व रंगोजी बापूजी ने किया। फिर भी 1857 का विद्रोह अत्यधिक बड़े क्षेत्र में हुआ, जिसे अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत के बल पर दबा दिया। संक्षेप में इस विप्लव की असफलता के निम्न कारण दिए जा सकते हैं। पहला कारण निश्चित तिथि से पूर्व विद्रोह का होना। दूसरा, सिखों व गोरखों की गद्दारी। तीसरा, योग्य नेताओं का अभाव। चौथा, भारतीय नरेशों का असहयोग, जिसमें सिंधिया व निजाम प्रमुख थे। पांचवा कारण था दक्षिण भारत की उदासीनता। छठा, जन साधारण का असहयोग। सामान्यतः यह विद्रोह कुछ नरेशों, जागीरदारों एवं सैनिकों तक ही सीमित था। विद्रोहियों ने किसानों व जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। इतने बड़े समूह का सहयोग प्राप्त किए बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती थी। केंद्रीय संगठन और निश्चित योजना का अभाव था। लॉर्ड कैनिंग की उदारता भी एक कारण था। अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां होना आदि आदि अनेक कारण थे, जिसके कारण से ये विद्रोह असफल रहा। 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या रहे? इन परिणाम में सबसे प्रथम है कंपनी शासन का अंत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिए गए। इनके स्थान पर भारत सचिव और 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। ब्रिटिश भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज ने ग्रहण कर लिया था। अभी तक यहाँ का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। गवर्नर जनरल को वाइस राय के नाम से पुकारने की व्यवस्था की गई। दूसरा, सेना का पुनर्गठन। भारतीय सेना पर अविश्वास, अंग्रेजों की विशाल सेना रखने का निर्णय किया गया। तोपखाने पर पूर्णतया यूरोपियन नियंत्रण कर दिया गया। भारतीय सेना को गोरखों, राजपूत, सिख, मराठा बटालियन में बांट दिया गया। भारतीय सैनिकों को घटिया किस्म के हथियार दिए गए। इसके अलावा सांप्रदायिकता एवं घृणा की उत्पत्ति की गई। अब अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालनी चालू कर दी। प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की गई। आर्थिक प्रभाव भी इसका कुछ कारण थे। ब्रिटिश पूंजीपतियों को
भारत में पूंजी लगाने हेतु प्रोत्साहन किया गया, भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं किया गया, चाय, कपास, जूट, कॉफ़ी, तंबाकू पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार कर दिया गया, यातायात के साधनों का विकास किया गया, धन निष्कासन अत्यधिक मात्रा में किया गया, भारतीयों को लाभ देने में ब्रिटिश सरकार द्वारा देश की आंतरिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया गया, भारतीयों को राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई, महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को हुआ, इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, किसी ने इसे मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का प्रयास कहा है, किसी ने इसको सामंतवादी प्रतिक्रिया बताया है, किन्हीं इतिहासकारों ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, किसी ने इसको किसान विद्रोह कहा है। तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग स्वरूप बताया है। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कई विद्वान इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईसाई मिशनरीज इसे ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति कहते हैं। 1909 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। स्मिथ जैसे इतिहासकार इसे मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का प्रयास मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैलिसन जैसे इतिहासकार इसे सामंतों व जागीरदारों की प्रतिक्रिया बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू व पट्टाभी सीतारमैया जैसे भारतीय नेता इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। संक्षेप में 1857 के विद्रोह के जो स्वरूप की समीक्षा निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला, सैनिक विद्रोह। सर जॉन सीले के मतानुसार 1857 की क्रांति पूर्णतः अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशी नेतृत्व था और न ही जनता का सहयोग था। सर जॉन लॉरेंस 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह है जिसके कारण चर्बी लगे कारतूस हैं। वी स्मिथ कहते हैं ये एक शुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह था जो भारतीय सैनिकों की अनुशासनहीनता और अंग्रेज अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था। इस मत का समर्थन करने वाले भारतीय विद्वानों में आर.सी. मजूमदार हैं, जिनका कहना है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला ही न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा इसका स्वरूप है वो है मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का प्रयास। सर जेम्स ऑट्रम का मत है कि यह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था जो हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। स्मिथ ने भी ऑट्रम के इस मत का समर्थन किया है, लेकिन इस कथन में पूर्णतया सत्यता नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति में देश में केवल 1/3 मुसलमानों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त नाना साहब, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई तथा अवध के हिंदू ताल्लुकेदारों ने इस क्रांति का वास्तविक संचालन किया, इसलिए इसे मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता। तीसरा, सामंतवादी प्रतिक्रिया। इतिहासकार मेलिसन ने 1857 की क्रांति को जागीरदारों व सामंतों की प्रतिक्रिया बताया है। मेलिसन के अनुसार अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति नीति के फलस्वरूप अनेक सामंत अपनी जागीरों से हाथ धो बैठे। सामंतों के विशेषाधिकारों पर प्रहार किया गया, जिससे सामंत वर्ग ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। मेलिसन का यह कथन पूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि देश के मुट्ठीभर सामंतों द्वारा संघर्ष में भाग ले लेने से विप्लव को सामंतवादी प्रतिक्रिया का नाम नहीं दिया जा सकता। चौथा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सर्वप्रथम विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विप्लव को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार 1857 का महान आंदोलन भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 लिखा है कि जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था
वह स्वतंत्रता युद्ध के रूप में समाप्त हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसका प्रारंभ सैनिक विद्रोह से हुआ, जिसने शीघ्र ही जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में 1857 के विप्लव को राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। इन विभिन्न मतों के समर्थन में यह कहा गया है कि विप्लव काल में मरने वालों में सैनिकों व सामंतों की अपेक्षा जनसाधारण की संख्या अधिक थी, जिसका एक ही स्वार्थ था विदेशियों को भारत से खदेड़ना। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इसे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया था। तो छात्रों, ये थी 1857 की क्रांति। तब तक नेक्स्ट वीडियो आए, तब तक के लिए अलविदा।